नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम लैब असिस्टेंट के सिलेबस में से सरल आवर्त गति की उदाहरण देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने सरल आवर्त गति के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया था कि सरल आवर्त गति होती क्या है, कितने प्रकार की होती है और सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी कण का विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, उसकी एनर्जी की चर्चा की थी। और आज के इस वीडियो में हम सरल आवर्त गति के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ये जो एग्जाम्पल्स है वो हमने एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक से लिए हैं और इनको यहाँ पर अच्छे से समझने वाले हैं। कौन से बिंदु, पॉइंट्स, उत्तर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उसकी भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है क्षैतिज स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान की सरल आवर्त गति। कि हमारे पास में एक दृढ़ आधार है इस तरीके से और इससे ये क्षैतिज स्प्रिंग जुड़ी हुई है। इससे हमने एक स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड बांध दिया है और इस स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड को थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ देंगे। तो थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ देंगे तो ये अपनी माध्य स्थिति के, ये जो आप यहाँ पर डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये वाली, ये है माध्य स्थिति। तो माध्य स्थिति के आगे पीछे ये गति करता रहेगा। इसको हम दोलन गति कहेंगे, सरल आवर्त गति कहेंगे। तो यहाँ पर क्षैतिज स्प्रिंग से जुड़ा जो द्रव्यमान है उसकी सरल आवर्त गति देखेंगे। तो देखिए, थोड़ी सी थ्योरी भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक स्प्रिंग ली है, क्षैतिज स्प्रिंग है। इसका एक सिरा दृढ़ आधार से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड से जुड़ा हुआ है। क्लियर? ये जो स्मॉल एम द्रव्यमान है वो एक घर्षणहीन क्षैतिज सतह पर रखा हुआ है। द्रव्यमान तथा सतह के बीच में कोई घर्षण बल काम नहीं कर रहा। पिंड प्रत्यानयन बल के अधीन दोलन गति करता है। प्रत्यानयन बल लगता है, उसकी वजह से यहां पर दोलन गति होती है। आगे देखें कि हम क्या करेंगे अब कि माध्य स्थिति से, ये वाली जो स्थिति है वो माध्य स्थिति है। इस माध्य स्थिति से पिंड को अक्ष विस्थापन देंगे। माध्य स्थिति से अक्ष दूरी तक विस्थापित कर दिया जाए तो प्रत्यास्थता की वजह से, प्रत्यास्थता का गुण होता है और उसकी वजह से स्प्रिंग के अंदर एक प्रत्यानयन बल काम करता है। और उस प्रत्यानयन बल का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, F बराबर माइनस में kx होता है, इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग होता है। तो F बराबर माइनस kx प्रत्यानयन बल लगता है। ये जो प्रत्यानयन बल है वो विस्थापन की विपरीत दिशा में काम करता है। उसी वजह से ही जो पिंड है वो दोलन गति करता रहेगा। फिर आप देखें, इक्वेशन नंबर 1 तक आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब किसी पिंड पर लगने वाले बल को F बराबर ma से लिख सकते हैं। यह आ गई इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वल पुट कर देंगे तो ma बराबर क्या आ गया हमारे पास में, माइनस में kx। a बराबर हम लिख सकते हैं माइनस में k बाई m इंटू x। a बराबर ओमेगा स्क्वायर x। इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्सेलरेशन है वो विस्थापन के समानुपाती होता है, विपरीत दिशा में होता है। क्लियर? तो यहां से इस इक्वेशन को, ये जो ओमेगा स्क्वायर एक्स है वो हमने k बाई एम के स्थान पर रखा है। तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, k बाई एम के। तो ओमेगा किसके बराबर हो गया, अंडर में k बाई एम के इक्वल हो गया है। ठीक है, ये ओमेगा आ चुका है। अब आवर्तकाल किसके बराबर होगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा के। तो ओमेगा की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो आवर्तकाल का फॉर्मूला ये आ चुका है हमारे पास में। आवर्तकाल का फॉर्मूला आ चुका है, कोणीय आवर्ती हमारे पास में आ चुकी है, मतलब ओमेगा आ चुका है। दोनों आप ध्यान रखें, रेखीय आवर्ती n बराबर होता है 1/t। तो यहां से 1/t या n का मान हमारे पास में आ गया। आप केवल एक फॉर्मूला ध्यान रख लें, ये ओमेगा का फॉर्मूला आप ध्यान रखें, पहले भी हमने आपको बता दिया है, समझ लिया है। ये फॉर्मूला आप अच्छे से ध्यान रखें। यदि ओमेगा आपको पता है तो यहां से आप
टी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई अपॉन टी के इक्वल होता है। तो 2 पाई अपॉन टी के अकॉर्डिंग आप कैपिटल टी निकाल सकते हैं, और कैपिटल टी निकल जाएगा तो पिंड की जो आवर्ती है वो भी निकल जाएगी। क्लियर। तो ये था एक एग्जाम्पल। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, वही स्प्रिंग ली है, बट अब की बार हमने इसको दृढ़ आधार से लटकाया है। स्प्रिंग ऊर्ध्वाधर स्थिति में है, उससे द्रव्यमान जुड़ा हुआ है। अब उसको थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ देंगे तो सरल आवर्तिक गति होगी। देखो ये एक दृढ़ आधार है, इस दृढ़ आधार से हमने इस स्प्रिंग को लटकाया है। अब इस स्प्रिंग से हमने क्या कर दिया है, एक स्मॉल एम द्रव्यमान लटका दिया है। इस स्मॉल एम द्रव्यमान को लटकाने पर इसकी लंबाई में एल की वृद्धि हो जाती है। कितनी वृद्धि हो जाती है, एल की वृद्धि हो जाती है। फिर क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा विस्थापन वाई और देते हैं। कितना विस्थापन और देते हैं, वाई विस्थापन और देते हैं। वाई विस्थापन देंगे तब इस की लंबाई में थोड़ी सी और वृद्धि हो जाएगी। फिर वाई विस्थापन देकर इसको छोड़ देंगे तो ये अपनी माध्य स्थिति के ऊपर नीचे, देखो नई जो माध्य स्थिति है ये आ गई है। इस माध्य स्थिति के ऊपर नीचे ये ऐसे गति करती रहेगी। इस तरीके से ये गति चलती रहेगी। क्लियर। अब देखें इसकी थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी सी। देखो क्या है कि माना एक नगण्य द्रव्यमान की स्प्रिंग दृढ़ आधार से ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है, और इस स्प्रिंग से स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड को लटकाने पर इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हो जाती है, एल लंबाई की। जैसे स्मॉल एम द्रव्यमान लटकाएंगे, अभी हमने दोलन गति स्टार्ट नहीं की है, एम द्रव्यमान लटकाया तो इसकी लंबाई में एल वृद्धि हो गई। तो हुक के नियम से हम एफ बराबर क्या जानते हैं, माइनस में के एल। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। संतुलन की स्थिति में अब ये आगे पीछे दोलन गति नहीं कर रही, इसका मतलब है कि इसके ऊपर नीचे की ओर तो mg बल काम कर रहा है, ऊपर की ओर प्रत्यानयन बल F काम कर रहा है। तो दोनों का जो योग है वो 0 हो जाएगा। दोनों का योग जब 0 होगा, F की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस में KL प्लस mg इक्वल टू 0। तो mg इक्वल टू क्या आ गया, KL आ गया। इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब देखें यदि स्प्रिंग को वाई विस्थापन देकर छोड़ दिया जाए, स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं, वाई विस्थापन दे रहे हैं। एल लंबाई में तो पहले से ही वृद्धि हो चुकी है, अब इसको वाई विस्थापन और दे देते हैं, तब ये दोलन गति करेगा। तो देखिए विस्थापन देकर छोड़ दिया जाए तो पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में दोलन गति करता है। ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की ओर दोलन गति करेगा। इस स्थिति के अंदर देखें स्प्रिंग पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल है माइनस में के एल प्लस वाई, या आप यहां से देखो फिर से जो नई माध्य स्थिति आ गई है उसके पश्चात जो प्रत्यानयन बल है उसको आप ये यहां पर ध्यान रखें, ये आ चुका है। क्लियर। ये वाला हमें प्राप्त हो गया है। फिर यहां से हम F बराबर एम में रखकर, एम में बराबर माइनस में के वाई रखकर वही फॉर्मूला, वही ओमेगा का फॉर्मूला हमारे पास में आ जाता है, वही आवर्तकाल का फॉर्मूला आ जाता है। बट यहाँ पर आवर्तकाल का फॉर्मूला एक दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी देखेंगे, हमने एक इक्वेशन नंबर 2 देखी, mg बराबर है के एल के, तो यहां से m बाई के बराबर आ गया है एल अपॉन में g, या k बाई एम बराबर g बाई एल आ गया है। तो ये यहां पर l अपॉन जी एम बाई के स्थान पर रख देंगे। तो ये दोनों ही फॉर्मूले, ये तो क्षैतिज स्प्रिंग के लिए भी है और ये ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग के लिए। जब पिंड को लटकाया हमने तो उसकी लंबाई में एल वृद्धि हुई, जी गुरुत्वीय त्वरण है, एम यहाँ पर पिंड का द्रव्यमान और के स्प्रिंग नियतांक होता है। तो ये तो हो गया एक एग्जांपल जिसमें हमने स्प्रिंग की दोलन गति देखी, उसमें क्षैतिज स्प्रिंग की दोलन गति और ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग की दोलन गति दोनों देखी है। अब हम अगले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, सिंपल पेंडुलम की ओर चलते हैं, सरल लोलक। देखिए जो सरल लोलक होता है वो क्या होता है, एक अवितान्य भारी डोरी से यदि किसी द्रव्यमान को लटका दें तो उसको हम सरल लोलक कहेंगे। तो सिंपल पेंडुलम है वो क्या है, यदि किसी भारी छोटे पिंड को, भारी होना चाहिए छोटा होना चाहिए, एक भारहीन अवितान्य, भारहीन का मतलब जिसका द्रव्यमान नहीं हो, अवितान्य का मतलब जिसकी लंबाई में वृद्धि नहीं हो, लचीली डोरी से लटका दिया जाए तो इस व्यवस्था को हम सरल लोलक कहेंगे। क्या कहा जाएगा,
सरल लोलक कहा जाएगा। देखो, व्यवहार में बिंदु द्रव्यमान और भारहीन डोरी पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। अतः जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसके अकॉर्डिंग हम सिंपल पेंडुलम को नहीं बना सकते। तो व्यवहारिक और वास्तविक जो डेफिनेशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, अंतर है। अब देखिए कि व्यवहार में बिंदु द्रव्यमान डोरी संभव नहीं है, इसलिए परिभाषा के अकॉर्डिंग सरल लोलक को नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक सरल लोलक लेते हैं जिसके गोलक का द्रव्यमान, जो बॉल होती है उसका द्रव्यमान स्मॉल m है, धागे की लंबाई l है, और थीटा कोणीय विस्थापन देकर यदि उसको छोड़ दें तो दो बल काम करेंगे। देखिए, दो बल कौन से काम करते हैं, एक तो यहां पर बल काम करता है mg, और दूसरा इस डोरी के अंदर तनाव T काम करेगा। तो देखिए, गुरुत्वीय बल mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और ये बल mg दो घटकों में mg cos थीटा। देखो, यदि इसको थीटा हमने विस्थापन दिया तो ये वाला ऊर्ध्वाधर से कोण थीटा रहेगा mg cos थीटा, और mg sin थीटा दो घटकों में ये वियोजित हो जाएगा। क्लियर। mg cos थीटा तनाव बल, दूसरा बल एक काम कर रहा है यहां पर तनाव, इस तनाव बल को संतुलित करता है, और mg sin थीटा यहां पर प्रत्यानयन बल की भांति काम करेगा। mg sin थीटा इसको मूल अवस्था में माध्य स्थिति में लाने का कार्य करता है। तो प्रत्यानयन बल है वो आ गया हमारे पास में F बराबर माइनस mg sin थीटा, और प्रत्यानयन बल आघूर्ण, क्योंकि यहां पर घूर्णन गति हो रही है, चाप पर पिंड गति कर रहा है, तो टो बराबर आ गया हमारे बल गुणा दूरी, बल गुणा घूर्णनक से दूरी, घूर्णनक से दूरी हमने डोरी की लंबाई के बराबर L ले ली, तो बल तो हो गया mg sin थीटा और दूरी हो गई L, तो माइनस में mg sin थीटा इंटू L आ गया, टो बराबर आ चुका है हमारे पास में mgl sin थीटा विथ नेगेटिव साइन। क्लियर। टो का एक फॉर्मूला और जानते हैं, टो बराबर होता है आई इंटू अल्फा, दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे, आई इंटू अल्फा बराबर माइनस mgl sin थीटा, साइन थीटा को लगभग हम थीटा के इक्वल पुट कर देंगे, थीटा के इक्वल पुट कर देंगे तो आई इंटू अल्फा बराबर आ गया माइनस mgl थीटा। क्लियर। यहां से अल्फा बराबर आ चुका है हमारे पास में mgl अपॉन आई इंटू थीटा, और अल्फा बराबर आ गया माइनस में ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो यहाँ जो ओमेगा है वो हमने mgl अपॉन में आई के स्थान पर रखा, ये जो आई है वो जड़त्वाघूर्ण m दोलक का द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, l डोरी की लंबाई है। तो ओमेगा का फॉर्मूला ये आ चुका है, इसको आप अपने दिमाग में फिट रखेंगे। यहाँ पर mgl अपॉन में आई का रूट, इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखा जा सकता है कि दोलक जो है उसका घूर्णनक के सापेक्ष जो जड़त्वाघूर्ण है वो I बराबर ml स्क्वायर, तो यहाँ पर I के स्थान पर ml स्क्वायर हमने पुट कर दिया, तो m से m कैंसिल हो गया, एक l से एक l भी कैंसिल हो गया। ओमेगा का थोड़ी देर पहले स्प्रिंग के अंदर हमने जो ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग लटकाई थी तो वही फॉर्मूला वापस आ चुका है, ओमेगा बराबर अंडर में g बाई एल आ चुका है। t बराबर हमारे पास में 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, तो 2 पाई अंडर में l अपॉन g आ जाएगा। तो यहां से ये t का फॉर्मूला आ चुका है। क्लियर। अब देखें जो फॉर्मूले हैं उसके अकॉर्डिंग हम कुछ ग्राफ आपके सामने रख रहे हैं कि जो आवर्तकाल है वो पिंड की लोलक की लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती और गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर। तो यहां से t और l के बीच में वक्र खींचेंगे तो इस तरीके का वक्र हमें मिलने वाला है। क्लियर। और t स्क्वायर और l के बीच में खींचेंगे तब ये समानुपातिक रूप से होगा, और t और अंडर l भी दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। ठीक है, एक ही बात है। अब हम बात करते हैं सेकंड लोलक, सेकंड पेंडुलम। पहले तो होता क्या है, तो सेकंड लोलक एक सरल लोलक होता है जिसका आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड का होता है। तो ऐसा सरल लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड का हो सेकंड लोलक कहलाता है। आवर्तकाल जब 2 सेकंड है, गुरुत्वीय त्वरण हम जानते 9.8 है, तो यह आवर्तकाल का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया। तो इस फॉर्मूले के अंदर दोनों तरफ से वर्ग कर देंगे, L का मान निकालेंगे, G का मान 9.8, T का मान आप 2 रख देंगे,
चार जानते हैं, पाई जानते हैं, ये सब कुछ वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो हमारे पास में एल की जो वैल्यू है वो 0.99 मीटर 3 मीटर आ जाएगी। इसको हम 99.3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि सेकंड लोलक के अंदर जो लंबाई है, डोरी की लंबाई है, वो 99.3 सेंटीमीटर होती है, लगभग 1 मीटर होती है। ये भी आप ध्यान में रखें, सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो ये 99.3 सेंटीमीटर होती है। क्लियर। अब हम इस का अंतिम पार्ट अनुनाद रेजोनेंस देख लेते हैं कि जब दोलन करने वाले पिंड पर लगाया गया बाह्य आवर्ती बल की आवृत्ति उस पिंड की स्वाभाविक आवृत्ति के ठीक बराबर हो जाती है, तो प्रणोदित दोलनों का जो आयाम है वो बहुत अधिक हो जाता है और दोलनों को हम अनुनादी दोलन कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं, रेजोनेंस कहा जाता है। क्लियर। देखें, समझें कि जो प्रणोदित दोलक है उसका आयाम बाह्य आवर्ती पर डिपेंड करता है। प्रणोदित दोलक का मतलब हो गया बाहर से कोई बल लग रहा है, बाह्य कोई आवर्ती बल काम कर रहा है, और पिंड की खुद की आवर्ती होती है। उस आवर्ती और बाह्य दोलक की आवर्ती जब सेम हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तो दोलक का जो आयाम है वो अधिकतम हो जाता है और उस स्थिति को, आवर्ती को हम अनुनादी आवर्ती कहते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो हमारे पास में आयाम है और दूसरी तरफ हमने ली है आवर्ती, और जब ये जो आवर्ती है ओमेगा वो बाह्य जो बल लग रहा है, आवर्ती बल, उसके बराबर हो जाती है, तब इसका जो आयाम है वो मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। क्लियर। तो एक ऐसी सिचुएशन आती है कि इसके ऊपर धीरे धीरे जब आवर्ती बढ़ाएंगे तो आयाम बढ़ता जाएगा, और जब अनुनाद की स्थिति में, मतलब बाह्य आवर्ती के बराबर और जो आपके पास में पिंड है उसकी स्वाभाविक आवर्ती के बराबर, दोनों बराबर हो जाती है, तो आयाम बहुत बढ़ जाता है। और देखिए इसकी वजह से क्या क्या होता है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम देख लेंगे। सेना का पुल पार करना। सेना जब पुल पार करती है तो उनको ये हिदायत दी जाती है कि कदम एक साथ मिलाकर ना चलें, क्योंकि एक साथ मिलाकर चलेंगे तो जो बाह्य आवर्ती है वो पुल की स्वाभाविक आवर्ती के बराबर हो सकती है और इससे आयाम बढ़ सकता है और पुल टूट सकता है। तो देखो, जब सेना पुल पार करती है तो सभी सैनिक एक साथ कदम मिलाकर नहीं चलते, क्योंकि यदि सभी सैनिकों के कदम मिलाने की आवर्ती पुल की स्वाभाविक आवर्ती के बराबर होती है, तो जिससे पुल के कंपनों का आयाम बढ़ जाएगा और पुल के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। तो सेना को पुल पार करते समय ये कहा जाता है कि वो कदम मिलाकर ना चलें। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जब भूकंप आता है तो इमारतें गिर जाती है, उसके पीछे रीजन क्या है, भूकंप की वजह से बाह्य बल लगता है और इमारत का खुद की भी आवर्ती होती है जिसको हम स्वाभाविक आवर्ती कह रहे हैं। तो भूकंप की आवर्ती और इमारत की जब स्वाभाविक आवर्ती जब बराबर हो जाती है तो अनुनाद की स्थिति होती है, और अनुनाद की स्थिति में कंपन का आयाम बढ़ जाता है, जिससे बिल्डिंग के गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो विद्यार्थियों, ये थे अनुनाद का टॉपिक। उन साथ में हमने सरल आवर्त गति की कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर हमने देखे। ये था आज का हमारा वीडियो। बने रहिए हमारे साथ में, जल्दी ही लेकर लौटेंगे अगला टॉपिक। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।